नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 80 और 90 के दशक में न सिर्फ भारत में बल्कि लंदन में भी काफी हलचल मचाई थी। राजेंद्र सेठिया का मामला। जी बिल्कुल। एक वक्त था जब उन्हें ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा दिवालिया तक कहा गया था। हाँ, और आरोप था भारतीय बैंकों के साथ करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी का। आंकड़े तो शुरू में बहुत बड़े थे। बिल्कुल, शुरुआती खबरें तो होश उड़ाने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो मतलब 1000 मिलियन डॉलर तक के फ्रॉड की बातें थी। हाँ, लेकिन असल में मामला क्या था वो धीरे धीरे साफ हुआ। तो चलिए आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कानूनी पहलू, आरोप और जो अदालती नतीजे आए उन्हें संतुलित तरीके से समझें। तो राजेंद्र सेठिया लंदन में बसे भारतीय बिजनेसमैन थे, इसाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन। जी, और 1985 में सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया। आरोप ये था कि इन्होंने लंदन में जो भारतीय बैंक थे जैसे पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उनके साथ धोखाधड़ी की है। और मामला जुड़ा था एसाल कमोडिटीज के लिए लिए गए कर्जों से। हाँ, खासकर वो नाइजीरिया और सूडान वाले व्यापारिक सौदे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए वो जो 1000 मिलियन डॉलर की बात थी, सीबीआई की चार्जशीट उससे काफी अलग थी। हाँ, चार्जशीट में फोकस रखा गया करीब 10.4 मिलियन डॉलर पर। उस वक्त के हिसाब से करीब 13 करोड़ रुपए। जी, और ये नाइजीरिया को चीनी सप्लाई से जुड़े 4 फर्जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मामला था। इसमें पीएनबी लंदन ब्रांच के एक अधिकारी का नाम भी था, है ना? हाँ, तत्कालीन जनरल मैनेजर अमरजीत सिंह वो सह आरोपी थे। तो यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है कि जो शुरुआती हवा बनी थी और जो असल चार्जशीट में रकम आई उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच कितनी मुश्किल होती है, सबूत जुटाना कितना पेचीदा होता है। हाँ। और उधर बैंक भी तो अपनी रिकवरी की कोशिश कर रहे थे। जी, वो लंदन वाली प्रॉपर्टीज जैसे हॉलैंड होटल उसे बेचना, और वो गिरवी रखे शेयर थे जुकाइटी होल्डिंग्स वाले। हाँ, उनको बेचने की बात थी। मतलब वसूली की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही थी। और कानूनी मोर्चे पर भी कम ड्रामा नहीं था। अच्छा। 1991 में दिल्ली हाईकोर्ट में सेठिया ने खुद पीएनबी के खिलाफ एक सिविल केस किया था। अच्छा, सेठिया ने पीएनबी पर केस किया। हाँ, उसमें लोन गारंटी, जुकाइटी के शेयरों की बिक्री का मुद्दा था, और ये भी कि सुनवाई भारत में हो या इंग्लैंड में। ये ज्यूरिसडिक्शन वाला पेज। बिल्कुल। कोर्ट ने कुछ बातें तो सेठिया की नहीं मानी, लेकिन ये जरूर कहा कि हाँ, दिल्ली कोर्ट केस सुन सकता है। तो मतलब कानूनी लड़ाई दोनों तरफ से चल रही थी, क्रिमिनल भी सिविल भी। हाँ बिल्कुल। और फिर 1995 में एक और बड़ा मोड़ आया। वो चार्ल्स शोबराज वाला मामला। हाँ वही। सेठिया पर आरोप लगा कि 1986 में जब चार्ल्स शोबराज तिहाड़ जेल से भागा था तो सेठिया ने पैसों से मदद की थी। यही आरोप था। बहुत संगीन इल्जाम था ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर बनी होगी उस वक्त। लेकिन इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेठिया के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए। खारिज कर दिए? क्यों? कोर्ट का कहना था कि सीबीआई मतलब प्रोसिक्यूशन ये साबित करने के लिए पहली नजर में पुख्ता सबूत नहीं दे पाया कि जो पैसा आया था वो सीधे भागने में इस्तेमाल हुआ। हाँ, कि जो पैसा उनके भतीजे दिलजीत सिंह भल्ला के एनआरआई अकाउंट से निकला बताया गया, उसका सीधा कनेक्शन शोभराज को भगाने की साजिश से नहीं जुड़ पाया। अच्छा, तो सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बिल्कुल, इस केस से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। तो एक तरफ ये राहत मिली उन्हें। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ बैंकों के साथ वो सिविल मामले और वसूली तो चली रही थी। वो तो लंबी कहानी होगी। हमने जो स्रोत देखे उनमें सेठिया के इंटरव्यू भी हैं। वो साफ इनकार करते हैं कि कुछ गलत किया। वो कहते हैं कि हालात और मीडिया कवरेज को दोष देते हैं। हाँ, और ये भी कहते हैं कि उनका इरादा सारा कर्ज चुकाने का था। और बैंकों के लिए वसूली वो आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। विदेशों में संपत्ति बेचना, बीमा कंपनियों से क्लेम लेना जैसे लॉयड से, अलग अलग देशों से बातचीत करना, ये सब बहुत लंबा और जटिल प्रोसेस रहा होगा। तो ये पूरा मामला हमें क्या दिखाता है? देखिए, ये केस दिखाता है कि कैसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों में जो शुरुआती सनसनी होती है और जो असल कानूनी नतीजा निकलता है उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। धोखाधड़ी के बड़े बड़े आंकड़े सुर्खियों में तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अदालत में साबित करना वो एक बिल्कुल अलग और मुश्किल लड़ाई होती है। बिल्कुल सही कहा। तो राजेंद्र सेठिया का मामला मतलब एक सबक जैसा है। हाँ, ये शुरू हुआ हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के हेडलाइन से, लेकिन कानूनी जांच पड़ताल हुई तो आरोपों का दायरा काफी कम हो गया। और एक बड़ा क्रिमिनल चार्ज, वो शोभराज की मदद वाला,
वो तो सबूत ना होने से टिक ही नहीं पाया। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जटिलता को भी दिखाता है। बिल्कुल, कैसे सबूत जुटाए जाएं, अलग अलग देशों के कानून कैसे साथ काम करें, जांच एजेंसियां कैसे कोऑर्डिनेट करें, ये सब बड़े सवाल खड़े करता है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों में इतने बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं, तो हमारी कानूनी व्यवस्थाओं के लिए सबूतों का बोझ संभालना और इंसाफ सुनिश्चित करना, इसके बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा, खासकर तब जब मामला कई देशों में फैला हो, जैसा इस केस में था। इस पर जरूर सोचिएगा।